So we will start with a very quick recap of what we have learned in the last session. थोड़ा सा थ्योरी है तो थ्योरी के साथ चलना पड़ेगा. We cannot just skip theory part of it. So if you remember yesterday, except for introduction part वो छोड़ दो, but मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में सबसे पहला कुछ हमने डिफाइन किया था, दैट वाज फ्लूइड. एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज अ फ्लूइड. लिक्विड्स एंड गैसेस नॉर्मली दे आर कलेक्टिवली नोन एज फ्लूइड्स. फिर हमने आइडियल फ्लूइड्स के कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे, 4 ऑफ देम. सबसे पहला था इनकम्प्रेसिबल. सो आइडियल फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब उसका डेंसिटी होता है कांस्टेंट. द फ्लो इज इररोटेशनल, इसका मतलब फ्लो इज स्मूथ एंड नॉन टर्बुलेंट. स्मूथ फ्लो का मतलब सिर्फ इतना होता है कि एक फ्लो में, फॉर एग्जांपल वी हैव अ फ्लो ऑफ लिक्विड, उसमें अगर मैं कोई एक पॉइंट लेता हूं तो इस पॉइंट से जो भी मॉलिक्यूल पास होगा उसका स्पीड और उसका डायरेक्शन सेम होगा. दैट इज द आइडिया बिहाइंड स्मूथ फ्लो. और जिस फ्लो में ऐसा नहीं होगा वो होगा टर्बुलेंट फ्लो. तो इररोटेशनल फ्लो मतलब स्मूथ एंड नॉन टर्बुलेंट होता है. एंड आइडियल फ्लूइड इज नॉन विस्कस, मतलब देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन, क्योंकि आगे तुम सीखोगे ही. एनी लिक्विड इज अज्यूम्ड टू बी मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स और वन लेयर इज मूविंग टॉप ऑफ ऑन अदर लेयर. तो जब एक लेयर दूसरे के ऊपर से मूव होता है तो नॉर्मली वहां पे फ्रिक्शन होता है. उस फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी. लेकिन आइडियल फ्लूइड जो है, आइडियल फ्लूइड इज अज्यूम टू बी नॉन विस्कस, मतलब वहां पे इंटरनल फ्रिक्शन नहीं है ऐसा हम अज्यूम करते हैं. लास्ट, द फ्लो इज स्टडी. तो ये 4 अजम्पशन थे. दिस आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल फ्लूइड और अजम्पशंस ऑफ आइडियल फ्लूइड. उसके बाद इफ यू रिमेंबर, after that we have differentiated between solids and fluids. So in case of solids can be subjected to both normal and tangential force. Normal force usually volume change करता है और tangential force so shape change करता है. Liquids can only be subjected to normal force for a very simple reason. अभी मैंने बोला tangential force will change the shape of the substance or the body. टेंजेंशियल फोर्स का काम क्या है? टू चेंज द शेप. और जिसके पास शेप ही नहीं है वेल डिफाइंड, तो उसका शेप चेंज क्या करोगे? दैट इज व्हाई लिक्विड्स कैन ओनली बी सब्जेक्टेड टू नॉर्मल फोर्स. एंड नॉर्मल फोर्स नॉर्मली रिड्यूसेस वॉल्यूम. और अगर आपको याद होगा, सॉलिड्स में जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो इंटरनल एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है. सो सॉलिड्स डेवलप इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड, whereas in case of liquids or fluids, they do not develop any internal restoring force. Solids oppose deformation, whereas liquids do not oppose deformation, and hence they are easily deformable. तो उनका शेप चेंज करना बहुत इजी टास्क है. देन इसके बाद हमने जनरल प्रॉपर्टीज देखे थे. इफ यू रिमेंबर, वी हैव सीन सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है जनरल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ ये आइडियल फ्लूइड है या रियल फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है. इट मे बी आइडियल, इट मे बी रियल फ्लूइड. रियल मतलब प्रैक्टिकल फ्लूइड. तो कोई भी फ्लूइड हो, इट विल ऑलवेज ओबे सम बेसिक प्रॉपर्टीज. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है दे डू नॉट अपोज एनी डिफॉर्मेशन. बी इट आइडियल और बी इट रियल फ्लूइड, इट विल नेवर अपोज डिफॉर्मेशन. दे हैव एबिलिटी टू फ्लो एंड दे हैव एबिलिटी टू टेक द शेप ऑफ कंटेनर. फिर हमने प्रेशर डिफाइन किया था. तो प्रेशर डिफाइन करने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए, whenever you have a liquid in contact with some solid, so that liquid will exert not only solid but any surface. So whenever a liquid is in contact with some surface, it exerts force, right, on that surface of contact. तो ये जो normal force per unit area है, इसको क्या बोलते हो? प्रेशर. So if you have a fluid or a liquid at rest, it will exert force on the surface of contact. This normal force per unit area is known as pressure. So pressure is defined as force upon area. फिर हमने ऐसा यूनिट देखा था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड डायमेंशनली m1 L-1 T-2. इसके बाद हमने प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम. इफ यू रिमेंबर अगेन, वी हैव derived an expression for pressure due to a liquid column. तो pressure due to liquid column निकालना है तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था. हमने एक वेसल इमेजिन कर लिया. तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम, एक वेसल है, वेसल में यू हैव वाटर और एनी अदर लिक्विड. तो वाटर या कोई भी लिक्विड ले लो.
फिर हमको एक पॉइंट है जहां पे प्रेशर फाइंड करना है। तो सपोज हमको यहाँ पे प्रेशर फाइंड करना है, तो जहां पे आपको प्रेशर फाइंड करना है, आप वहां पे एक इमेजिनरी सिलेंडर अज्यूम करते हो। तो वी वांटेड टू फाइंड आउट प्रेशर, लेट अस से वी वांटेड टू फाइंड आउट प्रेशर एट सम पॉइंट डी। यहाँ पे हमको प्रेशर फाइंड करना था। तो प्रेशर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम एक इमेजिनरी सिलेंडर लेते हैं वहां पे। दिस इज इमेजिनरी सिलेंडर, ये रियल सिलेंडर नहीं है, दिस इज इमेजिनरी सिलेंडर। तो यू हैव दिस एज इमेजिनरी सिलेंडर। अब अगर आपको याद होगा प्रेशर का डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन फोर्स अपॉन एरिया। तो यू नीड टू ऑलवेज रिमेंबर, इसको भूलना नहीं, ये हमेशा याद होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर हर जगह पे फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। तो इवन इन दिस केस अगर आपको डी पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, मतलब आपको फोर्स पर यूनिट एरिया ही फाइंड करना है। तो ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है, इसका हाइट h है। इसमें जो भी लिक्विड होगा, सम लिक्विड, वाटर होगा तो वाटर, कोई और लिक्विड होगा तो लिक्विड, उसका मास, ये जो मास आप m लिख रहे हो, दिस इज द मास ऑफ लिक्विड इनसाइड दिस इमेजिनरी सिलेंडर। जो इमेजिनरी सिलेंडर आपने अज्यूम किया है, इसका, इसके अंदर जो लिक्विड का मास है दैट इज m। मैं आउटसाइड लिक्विड की बात नहीं कर रहा हूं। तो प्रेशर फाइंड करते वक्त हमेशा एक चीज याद रखना, जिस पॉइंट पे तुमको प्रेशर फाइंड करना है, तुम उसके ऊपर एक इमेजिनरी सिलेंडर लेते हो, उस पॉइंट के ऊपर, साइड वाइज नहीं, आजू बाजू में नहीं, उस पॉइंट के ऊपर। और ये जो इमेजिनरी सिलेंडर में जो फ्लूइड होगा, इन दिस केस फ्लूइड इज नथिंग बट वाटर। तो हमारे पास जो केस था, सॉरी फॉर दिस, इसमें क्या है, लिक्विड है, लिक्विड वाटर सिलेंडर के अंदर, मास है m। जहां कहीं मास होता है तो मास का क्या होता है, वेट। तो इस लिक्विड का वेट हो जाएगा mg। और ये जो लिक्विड का वेट है या आपका वेट है, आप बेंच पे बैठे हो, तो वेट कहाँ एक्ट होता है, डाउनवर्ड्स। तो ये जो लिक्विड का कॉलम है, उसका वेट कहाँ एक्ट होगा, यहाँ पे, एट द बेस ऑफ दिस इमेजिनरी सिलेंडर, डाउनवर्ड्स। तो दिस फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब दिस वेट पर यूनिट एरिया इज नथिंग बट प्रेशर। तो इफ यू रिमेंबर, ये सब हमने कल ही सब देखा था, तो वापस एक बार। तो इफ यू रिमेंबर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स था mg अपॉन एरिया, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ओके, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और वॉल्यूम होता है एरिया इनटू लेंथ, लेंथ मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर। इन दिस केस ये जो सिलेंडर आपने लिया, इसका हाइट कितना है, h। तो वॉल्यूम क्या होगा, a इंटू एच, रो जी ए कैंसल। तो यू हैव प्रेशर इक्वल टू h रो जी। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको प्रेशर फाइंड करना है, तो विच फॉर्मूला विल यू यूज, h रो जी, वेयर रो इज डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड। अगर यहाँ पे मैंने वाटर बोला होता तो डेंसिटी की वैल्यू होती 1 ग्राम पर cc या फिर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ तक हमने इन डिटेल देखा था। इसके बाद हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है। तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम देखेंगे इन डिटेल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो या फिर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम हो, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ जब आप प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम की बात करते हो, जिस पॉइंट पे आपको प्रेशर फाइंड करना है, उसके ऊपर आप इमेजिनरी सिलेंडर अज्यूम करते हो। तो सेम कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाइड इन फाइंडिंग आउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Atmosphere, as you know, is made up of air. So you already know Earth's atmosphere is made up of air, और air is fluid. Anything which can flow is a fluid. तो air तो flow होता ही है, तो air is also a fluid. Correct? तो ये जो air है, ये डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करेगा किसी भी पॉइंट पे। फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट टेक इट एन एग्जाम्पल हियर। तो यहाँ पे मैंने एक ओवल शेप दिखाया है। इमेजिन दिस इज अर्थ, इमेजिन दिस इज अर्थ। अर्थ के सराउंडिंग में यू हैव एयर। तो यहाँ पे एयर है, एटमॉस्फेयर है, और इट इज अ फ्लूइड, और एनी फ्लूइड विल बेसिकली एक्सर्ट प्रेशर। तो अगर मैं एक पॉइंट लेता हूँ, लेट अस टेक अ पॉइंट ओवर हियर नियर द अर्थ सरफेस। तो एयर का यहाँ पे वेट होगा, और वेट कहाँ एक्ट होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो व्हाट वी विल डू इज टू फाइंड आउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे हमने लिक्विड कॉलम का प्रेशर फाइंड करने के लिए इमेजिनरी सिलेंडर लिया था, वैसे ही यहाँ पे भी क्या करोगे, इमेजिनरी सिलेंडर लोगे। तो इस इमेजिनरी सिलेंडर में जितना भी एयर का मास होगा, एयर का, पिछले केस में लिक्विड का मास था, यहाँ पे किसका मास होगा, एयर का।
तो जो भी मास होगा m, उसका वेट होगा mg, और ये वेट mg एक्ट हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। सो दिस फोर्स पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज प्रेशर। तो यहाँ पे भी प्रेशर का डेफिनेशन वही आने वाला है, फोर्स अपॉन एरिया, और फिर वही होगा mg अपॉन एरिया, फिर वही हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी अपॉन एरिया, सिर्फ दिस टाइम डेंसिटी इज ऑफ एयर, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड नहीं है, यहाँ पे एयर कॉलम है। फिर वापस से वही है, वॉल्यूम इज एरिया इंटू हाइट ऑफ दैट कॉलम, रो ए जी अपॉन ए हो गया, तो वापस से आ गया एच रो जी, सिर्फ दिस टाइम रो ऑफ एयर। गुड। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ एयर विच इज अ फ्लूइड। तो ये जो फ्लूइड है, एयर है, इट एक्सर्ट्स अ डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू इट्स वेट। द प्रेशर ड्यू टू दिस फोर्स इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो एयर का वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड, वो फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फिर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन भी करना है। दस एट एनी पॉइंट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द वेट ऑफ एयर कॉलम ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन। यूनिट क्रॉस सेक्शन क्यों बोला होगा? प्रेशर कैसे डिफाइन करते हो? फोर्स अपॉन एरिया। अब फॉर एग्जाम्पल इमेजिन मैंने आपको बोला होता कि टोटल फोर्स 1000 न्यूटन का है, और टोटल एरिया ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर ये 100 मीटर स्क्वायर है। जो आपने इमेजिनरी सिलेंडर लिया ना, यहाँ पे लिया गया, यहाँ पे इमेजिनरी सिलेंडर, यस। तो टोटल वेट जो आ गया एयर का वो है 1000 न्यूटन, और जो इसका बेस एरिया है, मतलब यहाँ पे जो एरिया आप ले रहे हो ए, अगर ये 100 मीटर स्क्वायर है और ये 1000 है, 1000 न्यूटन है, करेक्ट। तो व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया? 10। मतलब तुमने क्या किया, फोर्स को एरिया से डिवाइड किया। तो जब तुम फोर्स को एरिया से डिवाइड करते हो, मतलब एग्जैक्टली तुम फाइंड क्या कर रहे हो? यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स ऑन अ यूनिट क्रॉस सेक्शन। तो वही लिखा है यहाँ पे, एग्जैक्टली सेम थिंग दे हैव मेंशन्ड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द वेट, किसका वेट? एयर कॉलम का। उस एयर कॉलम का क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए? यूनिट। नहीं है तो फिर ऐसे भी डिवाइड बाय ए करने वाले हो ना। सपोज मेरे पास यूनिट क्रॉस सेक्शन नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया, कितना क्रॉस सेक्शन था? 100 मीटर स्क्वायर। फिर बाद में किया क्या तुमने? 100 से डिवाइड किया, 100 से डिवाइड किया, तो मतलब क्रॉस सेक्शन कितना बना दिया तुमने? यूनिट। व्हेन यू आर डिवाइडिंग समथिंग बाय 100, जैसे एरिया था 100 एंड यू डिवाइड बाय 100, मतलब यू आर मेकिंग क्रॉस सेक्शन एज यूनिट 1। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डेफिनेशन में ऐसा है, इट इज द वेट ऑफ एयर कॉलम ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन। या फिर आप सीधा बोल दो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द वेट ऑफ एयर पर यूनिट एरिया, वो भी चलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि कॉलम, तुम जिस पॉइंट पे प्रेशर फाइंड कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्रेशर फाइंड किया इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो मैं कॉलम का हाइट कहां से मेजर करूंगा? राइट फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू द एंड ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो जहां तुमको प्रेशर मेजर करना है, उस पॉइंट से इमेजिनरी सिलेंडर लेना पड़ता है, कहां तक? जहां तक एटमॉस्फेयर है वहां तक, राइट। तो दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग यू। ये जो इमेजिनरी कॉलम है वो कहां से स्टार्ट होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे आपको क्या मेजर करना है? प्रेशर, एंड एक्सटेंडिंग टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहाँ तक क्लियर, राइट। तो अब एक बात बताओ, अभी डायग्राम है ही तो यूज कर लेंगे। सपोज ये पॉइंट लेट अस से सी पॉइंट है, और यहाँ पे एक पॉइंट है जो डी पॉइंट है, तो प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा? सी पे। वाई? बिकॉज हाइट ऑफ द सिलेंडर, मतलब एयर कॉलम इज मोर। इसका मतलब जितना तुम ऊपर जाओगे उतना प्रेशर कम होगा, सिंपल। एंड ऑफ कोर्स आप लोग एक्सपीरियंस भी करोगे, मैंने आपको बताया था बीच में कि जब आप फ्लाइट्स में जाते हो या फिर ट्रैकिंग पे जाते हो, अगर कोई गया होगा तो समझेगा। तो व्हेन यू गो एट हायर एल्टीट्यूड ना, आपको सके कि आपका कान बंद चालू हो रहा है, यू विल फील समथिंग, इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्रेशर। तो एज यू गो एट हायर एंड हायर हाइट्स, प्रेशर विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, और समटाइम्स इट में लीड टू ब्लीडिंग ऑल्सो। नाक में से खून वून निकलना चालू हो जाता है बिकॉज ऑफ लेस प्रेशर, होता है। आई हैव एक्सपीरियंस इट, क्योंकि आई वाज एट ऑब्जर्वेटरी एट अ वेरी हाई अल्टीट्यूड, तो वो होता है। तो योर नोज विल स्टार्ट ब्लीडिंग बिकॉज ऑफ लो प्रेशर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एनीवेज, अब तो ये याद रखना, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे है?
नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, इसको बोलते हो सी लेवल, सी लेवल या फिर नॉर्मल प्रेशर। सो द प्रेशर इज हाईएस्ट, वही यहाँ पे लिखा है, the atmospheric pressure is the highest at the surface of earth, that is at sea level, and decreases as we go above from the surface as the height of the air column also decreases. Normally प्रेशर मेजर करने वक्त जिस पॉइंट पे मेजर करना है प्रेशर, वहां से इमेजिनरी सिलेंडर चालू होकर खत्म कहाँ होता है, टिल द टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर। लेकिन मैंने आपको कल बताया था, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो एयर है उसका डेंसिटी 8 किलोमीटर के बाद बहुत कम हो जाता है। तो हम हाइट कितना इमेजिन करते हैं, 8 किलोमीटर। द डेंसिटी ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट एंड बिकम्स नेग्लिजिबल बियॉन्ड हाइट ऑफ 8 किलोमीटर। So the height of air column producing atmospheric pressure can be taken to be 8 kilometer. तो यहाँ तक हमारा कल हुआ था। So now we will go ahead to the next topic, that is absolute pressure and gauge pressure. अब ये एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर क्या है ये समझने के लिए वापस से हमको एक कंटेनर लेना पड़ेगा। सो वी विल कंसिडर अ वेसल containing some fluid, maybe water this time, पानी ले लो, doesn't matter, any fluid. Then again you will imagine a cylinder inside this. तो ये एक fluid है, we have a vessel which contains some liquid, maybe water. फिर हम लोगों को यहाँ पे वापस से what we will do is एक imaginary cylinder लेंगे हम लोग. So we will consider an imaginary cylinder inside this liquid. So we will consider some imaginary cylinder inside this liquid. यहाँ पे एक imaginary cylinder ले लिया. Absolute pressure क्या है और gauge pressure क्या है समझेगा आपको, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो. तो what we will do is, मैंने आपको बताया था नॉर्मली क्या होता है, प्रेशर को मेजर कहाँ करते हो, एट द बेस ऑफ दिस इमेजिनरी सिलेंडर. तो मैं 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे इमेजिन कर लेता हूँ. ये जो टॉप है इसको बोल देता हूँ पॉइंट नंबर 1, ये जो बॉटम है इसको बोलता हूँ पॉइंट नंबर 2. गुड. कल जब आपने प्रेशर डिफाइन किया था और आज हमने रिवाइज किया, तो इफ यू रिमेम्बर, जहां जहां पे लिक्विड का सरफेस के साथ कांटेक्ट आए, लिक्विड क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है, राइट, करेक्ट, एंड दैट फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर. तो अब लिक्विड का कांटेक्ट कहाँ कहाँ पे है वो देख लो. सबसे पहले ये जो टॉप सरफेस है किसका, इमेजिनरी सिलेंडर का, मतलब पॉइंट नंबर 1, इसके ऊपर क्या है, लिक्विड. तो ये जो इसके ऊपर लिक्विड है वो क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा. कहाँ करेगा, डाउनवर्ड्स. तो ये है फोर्स F1. तो ये जो हमारे पास सिलेंडर है ना, इस पे 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. तो सबसे पहले रिमेंबर वी हैव कंसीडर्ड, अभी वो थ्योरी लिखने का, चलो ठीक है, जस्ट राइट डाउन सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कंसीडर्ड अ वेसल कंटेनिंग सम फ्लूइड. सो कंसीडर अ वेसल containing some fluid, maybe water, or containing water बोल सकते हो. Then हमने यहाँ पे एक सिलेंडर को अज्यूम कर लिया. अज्यूम एन इमेजिनरी सिलेंडर विथ बेस एरिया. तो ये जो इसका बेस है ये या फिर टॉप, इसका एरिया कितना है, A. तो विथ बेस एरिया A, with base area A and height H, और इसका हाइट हम लोग ले लेंगे H. तो दिस हाइट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर इज H. अब एक काम करो, ये पॉइंट नंबर 1 है ना, इसको बोल देते हैं x1 डिस्टेंस, इसको बोल देते हैं x2 डिस्टेंस. और एक चीज याद रखना, यहाँ पे सारे डिस्टेंस यू आर मेजरिंग फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. तो ये जो x1 डिस्टेंस है कहाँ से मेजर किया, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से. x2 कहाँ से किया, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड से. तो x1 माइनस x2 क्या आ गया, h, एंड हाइट h. तो हाइट h इज नथिंग बट x1 माइनस x2, एंड हाइट x1 माइनस x2 दैट इज इक्वल टू h. यहाँ तक क्लियर. तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है वो समझने के लिए व्हाट वी विल डू इज, इस सिलेंडर पे कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो देखेंगे सबसे पहले. तो ये जो सिलेंडर वर्टिकल है इस पे 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं. नंबर 1 F1 विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और ये F1 फोर्स कहाँ एक्ट हो रहा है, ऑन द टॉप सरफेस ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर. क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द लिक्विड अबव इट.
तो जो सिलेंडर का टॉप सरफेस है उसके ऊपर जो लिक्विड का कॉलम है ना यहाँ पे लिक्विड, तो ये लिक्विड क्या करेगा, डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा। नंबर 2, ये जो सिलेंडर का बेस है, बॉटम है, उसके नीचे भी लिक्विड है, तो ये भी फोर्स एक्सर्ट करेगा सिलेंडर पे, बट दैट इज गोइंग टू बी अपवर्ड, और ये फोर्स को हम बोल देंगे F2, राइट। तो याद रखो ये, सम पीपल गेट कंफ्यूज, ऊपर का जो फ्लूइड है वो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, तो नीचे का फोर्स अपवर्ड क्यों है, डाउनवर्ड क्यों नहीं है। तुम फोर्स किस पे कैलकुलेट कर रहे हो, इमेजिनरी सिलेंडर पे कर रहे हो, तो फिर डाउनवर्ड बोलोगे तो सिलेंडर पे फोर्स लगेगा ही नहीं। इफ यू से डाउनवर्ड तो फोर्स कहाँ लगेगा, बेस पे, बेस ऑफ द वेसल, नॉट बेस ऑफ द सिलेंडर। वेरी गुड, गुड। तो ये दो फोर्सेस हो गए, एक है F1 ऑन द टॉप सरफेस वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दूसरा है F2 एट द बेस वर्टिकली अपवर्ड्स। और ये जो सिलेंडर में जो भी लिक्विड का मास होगा m, इसमें जो लिक्विड है उसमें लिक्विड का मास है m, और हर एक जगह पे मास का क्या होता है, वेट, वो आ गया mg, वो कहाँ पे होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो टोटल कितने फोर्सेस है, तीन, तीन। तो द फोर्सेस एक्टिंग, आई विल से द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग, क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस वर्टिकल है। F1 or mg, they are vertically downwards, and F2 is vertically upwards. So the vertical forces acting on this cylinder are, number 1 is F1, which is downwards. F1 acting on the top surface, on the top surface of imaginary cylinder, right, and is due to what, weight of liquid above weight। तो जो टॉप सरफेस के ऊपर लिक्विड था उसके से जो फोर्स है दैट इज F1। तो F1 एक्टिंग डाउनवर्ड्स, F1 एक्टिंग डाउनवर्ड्स। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बिकॉज डायरेक्शन नहीं समझ में आया तो अगले का कुछ समझ में नहीं आएगा, तो यू हैव टू नो द डायरेक्शंस हियर। F1 acting downwards, so you have force F1 which is acting downwards on the top surface of cylinder, and it is due to the liquid above it। तो जो भी लिक्विड था टॉप सरफेस के ऊपर उसकी वजह से ये फोर्स है F1। नंबर 2, कौन सा फोर्स था, F2 एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स। कहां पे एक्ट हुआ, ऑन द बेस, ड्यू टू लिक्विड बिलो वेट। और जब मैं बेस बोल रहा हूं तो किसका बेस, वेसल का कि इमेजिनरी सिलेंडर का, इमेजिनरी सिलेंडर का। वेरी गुड। हम लोग यहाँ पे क्लासेस में सारा थ्योरी लिख नहीं सकते हैं, तो बाकी आपको खुद को भी समझ में आना चाहिए कि फोर्सेस कहाँ कैलकुलेट कर रहे हो। तो वी आर स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस इमेजिनरी सिलेंडर। तीसरा फोर्स है mg, एक्टिंग डाउनवर्ड्स ड्यू टू वेट ऑफ water column, downwards due to weight of water inside the cylinder, due to weight of water inside the cylinder। और अगर आपको याद होगा मैंने कल ही बताया कि इस चैप्टर के प्राइमरीली दो पार्ट्स हैं, एक है हाइड्रोस्टैटिक्स और एक है हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स में लिक्विड इज एट रेस्ट, तो हम हाइड्रोस्टैटिक्स में है कि हाइड्रोडायनामिक्स में, हाइड्रोस्टैटिक्स। एंड एनीथिंग इज स्टैटिक ओनली व्हेन फोर्सेस आर बैलेंस्ड, करेक्ट। तो यहाँ पे भी जो तीन फोर्सेस है वो क्या है फिर, बैलेंस, मतलब डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, राइट। तो सिंस the fluid is at rest, since the fluid मतलब water is at rest, तो अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। अपवर्ड एक ही फोर्स था F2, डाउनवर्ड दो थे F1 प्लस mg। बट इफ यू रिमेंबर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया
तो फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। तो therefore F2 इक्वल टू P2A एंड F1 इक्वल टू P1A। क्योंकि फोर्स प्रेशर इनटू एरिया होता है, तो ये जो F2 फोर्स है इसको मैं ले सकता हूँ P2A और F1 को ले सकता हूँ P1A। अब दोनों का A क्यों? क्योंकि दोनों का एरिया क्या है, सेम है, बिकॉज दे बोथ आर द पार्ट ऑफ सेम सिलेंडर। तो बेस एरिया क्या दोनों का सेम है, दोनों केस में एरिया इज A एंड A। तो यू कैन राइट डाउन ये जो आपके पास F2 और F1 है, ये आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, तो देयरफॉर F2 आ जाएगा आपके पास P2A इक्वल टू F1 आ जाएगा आपके पास P1A प्लस mg, इक्वेशन नंबर 2। बट देन यू शुड नो व्हाट इज मास, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। और ये मास कौन सा मास, टोटल मास है कि मास ऑफ लिक्विड इनसाइड इमेजिनरी सिलेंडर है? मास ऑफ लिक्विड इनसाइड इमेजिनरी सिलेंडर। तो वॉल्यूम किसका लोगे, इमेजिनरी सिलेंडर का, दैट इज एरिया इनटू हाइट। हाइट आपने बोला है x1 माइनस x2, राइट। तो मास इज वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया इनटू हाइट, आ जाएगा साथ में डेंसिटी। देयरफॉर यू विल गेट P2A इक्वल टू P1A प्लस m, लेकिन m है A x1 माइनस x2 रो, ये m आ गया, और साथ में क्या है g। m इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज एरिया इनटू हाइट, तो मास इज एरिया इनटू हाइट इनटू डेंसिटी। तो ये जो m है ये आ गया एरिया इनटू हाइट इनटू डेंसिटी, और g तो था ही वहां पे, तो g एज इट इज। एरिया एरिया और एरिया कॉमन निकाल के कैंसल, तो देयरफॉर you will have P2 equal to P1 plus x1 minus x2 rho g। ये आपको मिल गया प्रेशर एट पॉइंट 2। तो दिस इक्वेशन नंबर 3 4 जो भी है वो इक्वेशन नंबर 3 gives pressure as a function of depth, एज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ। अभी एज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ क्यों बोल रहा हूं उसको मैं, यहाँ पे अगर मैं x1 माइनस x2 की जगह पे h लिखता हूं, व्हाट वाज h एज पर द डायग्राम, h वाज द डेप्थ ऑफ द इमेजिनरी सिलेंडर इनसाइड द लिक्विड। तो सबसे पहले ये जो आपने प्रेशर का इक्वेशन डिराइव किया, ये आपको याद रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है आपको बता क्या रहा है। लुक व्हाट इज दिस इक्वेशन टेलिंग यू। आपने प्रेशर कहाँ फाइंड किया, सेकंड पॉइंट पे ना, पॉइंट नंबर 2 पे। तो वो प्रेशर क्या आया, वो प्रेशर आया इसके ऊपर जो कुछ है सबका, इसके ऊपर क्या है, एक लिक्विड का कॉलम है, उसका हाइट कितना है h। अभी मैंने पूछा, बताया था, रिवाइज भी करवाया, व्हाट इज प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h रो जी। सही है, h रो जी। तो एच रो जी तो था ना, ये एच है ना, तो ये क्या आ गया एच रो जी प्लस प्लस इस सिलेंडर के ऊपर क्या है, प्रेशर है, तो वो भी कंट्रीब्यूट करेगा, प्लस इसके ऊपर क्या है, अगर एटमॉस्फेयर होगा तो वो भी कंट्रीब्यूट करेगा। अगर मैंने इसके ऊपर एटमॉस्फेयर लिया होता तो मैं यहाँ पे और एक टर्म ऐड करता, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नॉर्मली तुम डिनोट करते हो P0 से। तो रिमेंबर, जस्ट टू चेक इफ यू अंडरस्टूड और नॉट, तो एक काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल I will take one liquid here, some liquid, then I will take another liquid over here, और एक लिक्विड लेते हैं यहाँ पे, और एक तीसरा लिक्विड भी लेंगे somewhere over here। तो ये आ गया आपके पास 3 लिक्विड। इमेजिन जो पहला लिक्विड है उसका हाइट h1 है, इसका हाइट h2 है, इसका हाइट h3 है, इसका डेंसिटी ρ1 है, इसका डेंसिटी ρ2 है, इसका डेंसिटी ρ3 है, और इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है। तो मुझे बताओ व्हाट इज द प्रेशर एट सम पॉइंट ए हियर। h1 ρ1 g प्लस h2 ρ2 g प्लस h3 ρ3 g प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत काम में आएगा। तो बेसिकली टोटल प्रेशर एट पॉइंट ए इज प्रेशर ड्यू टू फर्स्ट लिक्विड
plus pressure due to second liquid plus pressure due to third liquid plus atmospheric pressure. H1 rho 1 G plus H2 rho 2 G plus H3 rho 3 G plus atmospheric pressure. अगर यहाँ पे B पॉइंट है, वहां पे प्रेशर कितना? H2 rho 2 G plus H3 rho 3 G plus atmospheric pressure, मतलब प्रेशर ड्यू टू सेकेंड लिक्विड प्लस थर्ड लिक्विड. अगर यहाँ पे C पॉइंट है तो उसका प्रेशर कितना है? H3 rho 3 G plus atmospheric pressure. Very good. और if you have a point D, then the pressure is only atmospheric pressure. तो इसको याद रखना. तो अगर आपको एक पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना है तो उस पॉइंट के ऊपर कौन सा और कितना लिक्विड है, सबका प्रेशर आपको मेजर करना पड़ेगा, सबका प्रेशर आपको कंसीडर करना पड़ेगा. तो रिमेंबर दिस, काम में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो ये जो आपने एक क्वेश्चन डिराइव किया, दिस इज एग्जैक्टली टेलिंग यू दैट ओनली, क्योंकि अगर आप देखोगे तो दो टर्म्स आई है. एक आया है एच रो जी, x1 माइनस x2 इज h, तो h रो जी प्लस p1, तो h रो जी मतलब प्रेशर ड्यू टू दिस सिलेंडर प्लस p1 इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड अबव दैट सिलेंडर. और उसके बाद अगर एटमॉस्फेयर हमने माना होता, हमने कहीं नहीं बोला ना कि इस लिक्विड के ऊपर एटमॉस्फेयर है, बोला क्या हमने? तो वो प्रेशर कितना ले लिया? 0, इसलिए लिखा नहीं. पर अगर मैं बोलता हूं व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट 2 इनसाइड अ लिक्विड एज शोन इन फिगर ऑन टॉप ऑफ विच यू हैव एटमॉस्फेयर, तो फिर क्या करोगे? एच रो जी प्लस P1 प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यहाँ तक क्लियर? तो ये पूरा का पूरा डायरेक्शन तुमको समझ में आया अच्छे से? तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि अभी तक हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर पे पहुंचे ही नहीं. वी आर येट टू रीच एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर. ये सिर्फ जनरल प्रेशर का फॉर्मूला है एज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ. तो व्हाट वी हैव डन सो फार इज, हमने सिर्फ एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हमने एक लिक्विड लिया, मे बी वाटर, मे बी इफ यू वांट टू टेक सम अदर लिक्विड, ओके. तो प्रेशर हर एक लिक्विड एक्सर्ट करता है, इट्स नॉट ओनली वाटर दैट विल एक्सर्ट प्रेशर. तो व्हाट वी हैव डन इन दिस केस इज, हमने यहाँ पे एक इमेजिनरी सिलेंडर लिया. तो वी हैव अज्यूम्ड एन इमेजिनरी सिलेंडर. तो लेट अस अज्यूम एन इमेजिनरी सिलेंडर ओवर हियर. कहाँ गया ये रहा. तो वी हैव एन इमेजिनरी सिलेंडर. फिर हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट नंबर 2. दिस इज पॉइंट नंबर 2. यू हैव पॉइंट नंबर 1. इस अपर सरफेस के ऊपर जो भी फ्लूइड है, लिक्विड है, वो क्या करेगा? एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा F. लोअर सरफेस के नीचे जो भी एक लिक्विड है वो क्या करेगा? अपवर्ड फोर्स लगाएगा F2. और इस इमेजिनरी सिलेंडर में जो भी लिक्विड है उसका वेट mg वो एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और क्योंकि ये फ्लूइड रेस्ट पे था, रेस्ट पे होना मतलब फोर्सेस आर बैलेंस, मतलब टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स. तो अपवर्ड फोर्स एक ही है, डाउनवर्ड फोर्स 2 है. तो F2 इक्वल टू F1 प्लस mg, बट फोर्स इज मास इनटू प्रेशर इनटू एरिया. तो प्रेशर इनटू एरिया, तो P2A इक्वल टू P1A प्लस मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू G. करेक्ट? तो P2A इक्वल टू P1A, वॉल्यूम इज एरिया इनटू हाइट. अगर आपको याद होगा ये आपने बोला था x1, इसको बोला था आपने x2, और ये हाइट था h, मतलब x1 माइनस x2 इज h. तो x1 माइनस x2 रो g. A कैंसल, तो P2 इक्वल टू P1 प्लस x1 माइनस x2 रो g. ये आ गया आपके पास प्रेशर का फॉर्मूला एट सम डेप्थ इनसाइड अ फ्लूइड. अब इसके आगे वी विल स्टार्ट विथ व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर. तो एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर इमेजिन करने के लिए हम एक छोटा सा चेंज करेंगे. विल मेक अ वेरी स्मॉल चेंज, वेरी माइन्यूट चेंज, एंड दैट इज, ये जो तुमने इमेजिनरी सिलेंडर लिया था, ये तुमने कहाँ लिया था? थोड़ा सा अंदर लिया था, राइट? अब हम क्या करने वाले हैं ना, ये जो इमेजिनरी सिलेंडर है इसको हम इमेजिन करेंगे राइट एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. पहले क्या था? ये थोड़ा सा नीचे था. नीचे होने की वजह से क्या हुआ? इसका जो टॉप सरफेस उसके ऊपर क्या था? फ्लूइड था. तो वो क्या कर रहा था? एक प्रेशर, डाउनवर्ड प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था. हमने क्या किया? अब इसको यहाँ पे इमेजिन कर लिया. मतलब जो सिलेंडर का टॉप सरफेस है उसके डायरेक्ट ऊपर क्या है? ओनली एटमॉस्फेयर. ओके. तो टू डिफाइन एब्सोल्यूट प्रेशर, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? व्हाट वी डू इज वी इमेजिन द सिलेंडर, वी इमेजिन दैट सिलेंडर भी इमेजिनरी है,
So imaginary cylinder is basically such that the top of the cylinder is right at the free surface of liquid. So assume the imaginary cylinder such that its top surface is at, कहाँ पे है is at free surface of liquid, अगर ऐसा तुमने किया तो ये जो पॉइंट आपका था, अगर आपको याद होगा x1, इफ यू रिमेंबर दैट x1 पॉइंट, x1 यहाँ पे आ जाएगा और x2 यहाँ पे आ जाएगा। ये हाइट कितना है h, और मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले आपको बताया ऑल द डिस्टेंसेस इन दिस केस आर मेजर्ड फ्रॉम, कहाँ से, फ्री सरफेस से। तो यू आर मेजरिंग ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम फ्री सरफेस। इसका मतलब x1 इज एट ओरिजिन नाउ 0। यहाँ पे ध्यान दो आप लोग, तो ये जो x1 है ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे थे, ओरिजिन। गोइंग बैक टू द प्रीवियस केस, यहाँ पे x1 ओरिजिन नहीं है क्योंकि तुमने यहां से मेजर करना स्टार्ट किया था, ओरिजिन आपका फ्री सरफेस पे था, x1 वाज नॉट 0। लेकिन जैसे ही आपने इस इमेजिनरी सिलेंडर को ऊपर शिफ्ट किया सच दैट द टॉप ऑफ द फ्री सिलेंडर इज एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, तो x1 क्या बन जाएगा 0। देयरफॉर x1 इक्वल टू 0। अगर x1 0 हो गया तो x2 क्या है, लुक h थोड़ा सा करेक्ट है, थोड़ा सा इनकरेक्ट है, -h। क्यों -h? क्योंकि आप नेगेटिव साइड पे डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, नेगेटिव साइड पे, यू आर ऑन द नेगेटिव y एक्सिस, तो फिर x2 विल बी इक्वल टू -h, बराबर। तो यहाँ जो पहले प्रेशर P1 था, ये नोट किया था ना, ये 0.1 था कि नहीं, यहाँ पे प्रेशर क्या हुआ था तुमने, P1। अब तो डायरेक्टली ये 0.1 के ऊपर कौन है, एटमॉस्फेयर, तो P1 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो P1 इक्वल टू P0, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यहाँ पे 2 पॉइंट है जहां पे आपको प्रेशर फाइंड करना है, P2। तो P2 को मैं बोल दूंगा फिलहाल P। तो लेट P2 इज P। तो देखो चीजें चेंज कैसी होती है ना, एज यू आर जस्ट शिफ्टिंग एन इमेजिनरी सिलेंडर, वो सिलेंडर खुद भी इमेजिनरी था, तुमने उस इमेजिनरी सिलेंडर को सिर्फ ऊपर शिफ्ट किया सच दैट द टॉप ऑफ द सिलेंडर इज टचिंग द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। x1 बन गया 0, x2 बन गया -h, और क्योंकि पॉइंट नंबर 1 डायरेक्टली फ्री सरफेस पे आ गया, मतलब उसके ऊपर अभी सिर्फ एयर ही हो सकता है, तो प्रेशर एट पॉइंट 1 इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर एट पॉइंट 2 वी विल कॉल दिस एज P। और ये सारा इंफॉर्मेशन हम इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 का लेफ्ट हैंड साइड क्या था, P2, लेकिन हमने P2 को क्या बोला है, P इक्वल टू क्या था, P1। P1 क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस x1 क्या है 0, माइनस x2 क्या है -h, और साथ में क्या है रो जी। तो P क्या आ जाएगा, P0 प्लस h रो जी। गुड। मैंने तुमको अब भी बताया था, किसी भी पॉइंट पे अगर तुमको प्रेशर मेजर करना है तो प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड्स अबव इट। इस पॉइंट 2 के ऊपर कौन सा फ्लूइड था पहले, वाटर, उसका प्रेशर क्या आएगा h रो जी, प्लस उसके ऊपर कौन है, तो वही तो आया P0 प्लस h रो जी, इक्वेशन नंबर 4। इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 गिव्स टोटल प्रेशर at a point inside the liquid and is known as क्या बोलते हो इसको, absolute pressure, and is known as absolute pressure। Thus
देयरफॉर ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर है P, इट इज द सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, किसका किसका एडिशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. तो रिमेंबर, देयरफॉर एब्सोल्यूट प्रेशर, absolute pressure is the sum of, मतलब addition of sum of number 1 atmospheric pressure and pressure due to liquid column and pressure due to liquid column. So in short absolute pressure का मतलब क्या होता है, total pressure. तो absolute pressure कोई और चीज नहीं है, it is total pressure. जिस पॉइंट पे तुम प्रेशर मेजर कर रहे हो उसके ऊपर जितना भी लिक्विड है उसका प्रेशर प्लस उसके ऊपर एटमॉस्फेयर है, तो इट इज प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज नथिंग बट एब्सोल्यूट प्रेशर. अब गेज प्रेशर किसको बोलते हैं? तो जो इक्वेशन नंबर 4 है ना, एक काम करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को हम ऐसा लिखेंगे. तो रीराइटिंग इक्वेशन नंबर 4 एस पी, क्या था, P इक्वल टू P0 प्लस एच रो जी. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, P माइनस P0 इक्वल टू एच रो जी, राइट. तो हमने क्या किया, ये जो P0 टर्म था सिर्फ इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गए. तो हमने क्या किया, एब्सोल्यूट प्रेशर में से किसको माइनस कर लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, इसको बोलते हो गेज प्रेशर. सिंपल, राइट. सो दिस इज नोन एज गेज प्रेशर. सो गेज प्रेशर इज नथिंग बट एब्सोल्यूट प्रेशर minus atmospheric pressure. So the difference between absolute pressure and atmospheric pressure is known as gauge pressure. For example, गाड़ी के टायर में हवा भरने जब जाते हो, तुमको पता है वो मीटर को क्या बोलते हैं, प्रेशर गेज, क्योंकि इट मेजर्स स्ट्रिक्टली व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड द टायर, इट डज नॉट मेजर इनसाइड प्लस आउटसाइड. करता है क्या ऐसा मेजर, अंदर का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेयर का प्रेशर, वो नहीं करता है. वो क्या मेजर करता है, प्रेशर ओनली ड्यू टू एयर इनसाइड. तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो गेज प्रेशर है, इट इज ओनली प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, क्योंकि तुम क्या मेजर कर रहे हो यहाँ पे, एच रो जी, लेकिन एच रो जी क्या था, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम. तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इज कॉल्ड एज गेज प्रेशर. इसका मतलब गेज प्रेशर इज नथिंग बट प्रेशर स्ट्रिक्टली ड्यू टू लिक्विड कॉलम इन दिस केस, या फिर टोटल प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो जब भी तुम प्रेशर मेजर करने जाते हो, चाहे वो एक सिलेंडर का प्रेशर हो, वो भी मेजर होता है. आपके घर में गैस सिलेंडर डिस्पैच होने से पहले प्रेशर मेजर होता है. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एलपीजी और सीएनजी व्हीकल्स, और वेरी लेस मे बी होगा, तो वेल एंड गुड. तो जब आप गैस रिफिल करने जाते हो कार में, तो वहां पे रिफिल स्टेशन पे जो पंप है, जैसे पेट्रोल का पंप होता है, वहां पे पंप होता है, पेट्रोल के पंप पे जाओगे ना, पेट्रोल या डीजल पंप पे, वहां पे प्राइस लिखा होता है पर लीटर का, और उसके बाद लिखा होता है डेंसिटी. लेकिन गैस पंप पे जाओगे तो पर किलोग्राम का प्राइस मिलेगा और साथ में लिखा होता है प्रेशर. अगर वहां से प्रेशर ज्यादा आ रहा है तो आपका जो सीएनजी या एलपीजी का टैंक है उसमें ज्यादा गैस फिल होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ व्हीकल विच हैज अ कैपेसिटी ऑफ 15 किलोग्राम, लेकिन उसमें कभी भी 9 किलो के ऊपर जाता ही नहीं है, क्योंकि सप्लाई एंड से जहां रिफिल करने जाते हो वहां का प्रेशर कम है. तो ज्यादा प्रेशर होगा तो वो प्रेशर कौन सा, वो गेज प्रेशर है. बेसिकली दे आर टेलिंग यू व्हाट इज द गेज प्रेशर, दैट इज प्रेशर ड्यू टू स्ट्रिक्टली ड्यू टू फ्लूइड, नॉट ड्यू टू एटमॉस्फेयर. यहाँ तक क्लियर? तो व्हाट इज गेज प्रेशर? Difference between absolute pressure and atmospheric pressure, or a device which measures gauge pressure is known as pressure gauge, right? इसको pressure gauge बोलते हैं. अभी कोई gauge भी रीड करते हैं, ठीक है, gauge, pressure gauge, okay, that is correct pronunciation is pressure gauge. तो that is pressure gauge basically. तो यहाँ तक क्लियर? तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक्सट्रीमली सिंपल, थोड़ा थ्योरेटिकल है, लेकिन ठीक है, अभी थ्योरी तो रहने ही वाला है, कुछ नहीं कर सकते उसको हम लोग. So what we have done is we have taken a container, liquid, imaginary cylinder, some point here, measured what is pressure here. This
P2 इक्वल टू H रो G प्लस P1, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया तो P इक्वल टू P0 प्लस H रो G, P माइनस P0 इक्वल टू H रो G, एंड P माइनस P0 is called as gauge pressure and only P is called as absolute pressure. है ना क्लियर? गुड. तो अगर ये क्लियर है तो let us move to the next topic, which is very interesting topic, something called as hydrostatic paradox. अब सबसे पहले पैराडॉक्स का मतलब क्या है ये पता होना चाहिए. Does anyone of you know what is the meaning of paradox? Paradox. पैराडॉक्स का सिंपल मीनिंग ये होता है होना ऐसा चाहिए था, हो उसका उल्टा रहा है. तो व्हाट यू एक्सपेक्ट एंड द रियलिटी इज एग्जैक्टली अपोजिट टू योर एक्सपेक्टेशन, उसको बोलते हो पैराडॉक्स. राइट? तुम उम्मीद कुछ करते हो, होता कुछ और है, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ इट. तो पैराडॉक्स का मतलब ये है कि रियलिटी इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दैट ऑफ एक्सपेक्टेशन. अब ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है वो मैंने कुछ लिख के रखा है, उसमें मैं बाद में आऊंगा. ये जो लिख के रखा है उस पर बाद में आएंगे. पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं. हाइड्रोस्टैटिक का मतलब हाइड्रोस्टैटिक मतलब फ्लूइड इज एट रेस्ट. So let us take 3 containers with same base area. सेम बेस एरिया का मतलब तीनों के तीनों वेसल का जो बॉटम है, बेस है, उसका एरिया एग्जैक्टली सेम है. तो वी विल टेक 3 डिफरेंट कंटेनर्स ऑफ सेम बेस एरिया बट डिफरेंट शेप्स. शेप डिफरेंट है. तो एक वेसल हमारे पास ये है, आई कॉल दिस एज वेसल नंबर ए, वेसल ए. एक दूसरा वेसल है विच इज वाइडर एट ओपन एंड, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो वाइड है. और एक तीसरा वेसल है विच इज नैरोअर एट ओपन एंड. तो यू हैव समथिंग लाइक दिस. ओके, इसको बोलेंगे वेसल बी, इसको बोलेंगे वेसल नंबर सी. इमेजिन अगर मैं इन तीनों वेसल्स में सेम फ्लूइड भरता हूं, जैसे वाटर एंड अप टू द सेम हाइट. तो तीनों में मैं सेम फ्लूइड अप टू द सेम हाइट भरता हूं. तो इमेजिन यहाँ पे फ्लूइड है which is same fluid and which is up to the same height in all 3 cases. So all 3 cases they have same fluid, मतलब density is same and up to the same height. Good. और अगर मैं इन तीनों के बेस पे, बॉटम पे, नीचे, अगर मैं यहाँ पे एक गेज मीटर लगाता हूँ, अभी आपको पता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ गेज मीटर. व्हाट इज गेज मीटर? हाँ, which will measure pressure. Okay, तो if I put some gauge meter or pressure meter, let us say मैंने यहाँ पे एक प्रेशर गेज लगा दिया, मतलब यहाँ पे मैं प्रेशर मेजर कर रहा हूँ. इन शॉर्ट कहाँ मेजर कर रहा हूँ? सबके बेस पे. ए, बी और सी, इन तीनों ही कंटेनर के बेस पे हमने लगा दिए प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस विच विल बी कॉल्ड एज गेज मीटर और प्रेशर मीटर. तो यहाँ पे 3 प्रेशर मीटर हमने लगा दिए. तो वी हैव 3 प्रेशर मीटर्स ओवर हियर. ओके, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये तीनों के तीनों प्रेशर्स सेम होने चाहिए कि नहीं? अगर आप बोलोगे होने चाहिए तो क्यों, नहीं तो क्यों? तो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट द प्रेशर शुड नॉट बी सेम? वेरी गुड. But why do you think that the pressure should not be same? Very good. So as you can see, भले ही सबका बेस एरिया सेम था, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट शेप्स, सबसे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ये बी कंटेनर में आएगा. मतलब मास ऑफ लिक्विड इन बी कंटेनर इज मोर कंपेयर टू ए एंड सी. और अभी आपने बोला प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स इज mg अपॉन एरिया. तो सबसे ज्यादा mg, सबसे ज्यादा वेट किसका होगा? बी का. राइट? करेक्ट. तो अकॉर्डिंग टू यू, ऑल ऑफ यू, प्रेशर इन द बी कंटेनर शुड बी लार्जेस्ट, उसके बाद ए में और सबसे कम सी में. तो पीबी इज ग्रेटर देन पीए इज ग्रेटर देन पीसी. दिस इज व्हाट यू एक्सपेक्ट. और रियलिटी उल्टा है. उल्टा मतलब प्रेशर इज सेम, पीए इक्वल टू पीबी इक्वल टू पीसी, तीनों ही कंटेनर में प्रेशर आता है सेम. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स.
हाइड्रोस्टैटिक क्योंकि यहाँ पे लिक्विड इज एट रेस्ट, और पैराडॉक्स क्यों, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि जिसमें सबसे ज्यादा फ्लूइड है कंटेनर बी में, वहां पे सबसे ज्यादा होना चाहिए प्रेशर, लेकिन प्रेशर तीनों ही कंटेनर में एग्जैक्टली मिलता है हमको सेम। तो इफ यू रीड द स्टेटमेंट ऑफ दिस हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स एक्सपेक्टेशन, डिफरेंट वेसल्स having same base area but different shapes filled with same fluid up to same height must exert different pressures at the base। जैसे आपने बोला ना सबसे ज्यादा लिक्विड कहाँ पे है, बी में, तो आपने बोला प्रेशर सबसे ज्यादा होना चाहिए बी, तो पीबी इज ग्रेटर देन पीए इज ग्रेटर देन पीपी, और उसका रीजन आपने क्या दिया, सिंस बी वेसल कंटेन्स मोर फ्लूइड कंपेयर टू ए एंड सी, ये है एक्सपेक्टेशन। बट रियलिटी, इन रियलिटी ऐसा है, what happens in reality is the pressure at the base of the vessel turns out to be same in all the three cases। तो you will find PB equal to PA equal to PC, और इसको आप बोलते हो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा हुआ क्यों, तो लेट अस फाइंड आउट एन आंसर फॉर दिस। अब आपको एट दिस स्टेज आई एक्सपेक्ट कि आप सबको पता है व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, every action has equal but opposite reaction। वेरी गुड। एंड एट दिस स्टेज, क्योंकि कल से मैं प्रेशर 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 1000 बार बोल चुका हूँ, एक्स्ट्राग्रेशन है ये 1000 बार, मिनिमम 100 टाइम्स, वेल, तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर बेसिकली बेसिकली ठीक है वो हम बोलेंगे, लेकिन द आइडिया ये था कि वेर एवर लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विथ सम सरफेस, लिक्विड exerts force, correct, force on the surface in contact। Every force, that is action, has equal but opposite reaction। तो अगर लिक्विड ये सॉलिड के सरफेस पे फोर्स लगाता है, तुम नहीं बोला कल से वही बोल रहे हो, प्रेशर को डिफाइन ही ऐसे किया, लिक्विड विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, वो एक्शन है। बट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो अगर लिक्विड ने जो फोर्स एक्सर्ट किया वो एक्शन है, तो जो वेसल है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एक्शन रिएक्शन इन दिस केस एंड हाउ इट इज मेकिंग द प्रेशर सेम, क्योंकि अल्टीमेटली हमको समझना तो वही है ना, प्रेशर सेम कैसे हो गया। तो वी वांट टू अंडरस्टैंड कि प्रेशर तीनों में सेम क्यों आया। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट वेसल, वेसल नंबर ए। अब इस वेसल में यहां था पूरा लिक्विड, तो इसमें लिक्विड था, लिक्विड कहां कहां कांटेक्ट में है, वॉल्स एंड बेस, सही है। तो वॉल्स पे और बेस पे लिक्विड क्या करेगा, एक्शन करेगा। एक्शन करेगा मतलब बेसिकली व्हाट इट विल डू इज इट विल एक्सर्ट फोर्स। तो लिक्विड विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, राइट, ये है एक्शन। बट एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट, वेरी गुड। तो रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो ये जो सॉलिड का सरफेस है, वेसल का सरफेस है, इसने जो रिएक्शन किया, दैट रिएक्शन टर्न्स आउट टू बी हॉरिजॉन्टल एंड इट इज बेसिकली पॉइंटिंग इनसाइड। तो जितना रिएक्शन लेफ्ट साइड के वॉल से आ रहा है उतना ही रिएक्शन राइट साइड। यू नो व्हाट हैपेंस व्हेन यू हैव टू इक्वल फोर्सेस बट अपोजिट इन डायरेक्शन, कैंसलेशन। तो यहाँ पे रिएक्शन कंपोनेंट हो गया कैंसल। इसका मतलब जो बेस पे प्रेशर आ रहा है इट इज प्योरली ड्यू टू वेट। तो यहाँ पे बेस पे जो कुछ भी प्रेशर आया, प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो ये प्योरली आ गया ड्यू टू वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम। इसका मतलब जो प्रेशर तुम मेजर कर रहे थे बेस पे, उसमें रिएक्शन का कंपोनेंट है क्या, नहीं। क्यों नहीं है, कैंसल हो गया। सिंस reaction component here cancels out, pressure at the base of A is completely due to weight of liquid column। ये तो A की बात हो गई। Now let us talk about case number 2, vessel number B। अब वेसल बी में क्या होगा, दैट इज मच मोर इंटरेस्टिंग। तो इन केस ऑफ वेसल नंबर बी,
So what you must know is वेसल नंबर बी, वेसल बी, इसमें लिक्विड कहाँ कहाँ कांटेक्ट में है, बेस पे और साइड वॉल्स पे, करेक्ट। तो ये हो गया उसका लिक्विड का एक्शन, किस पे, साइड वॉल्स पे। लिक्विड क्या करेगा, सॉरी सरफेस क्या करेगा, रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कांटेक्ट। तो ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस ऑन द लिक्विड, ओके। ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। एंड एज यू कैन सी ये नॉर्मल रिएक्शन ना अलोंग एक्स है ना अलोंग वाई है, दे आर इन एक्स वाई प्लेन। तो अगर आपको 11th का चैप्टर नंबर 2 याद होगा, मैंने बताया था कि फोर्सेस के कंपोनेंट्स कब करते हो। अगर एक फोर्स सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है तो उसका एक ही कंपोनेंट है, दैट इज एक्स कंपोनेंट। अगर एक फोर्स ओनली वाई में है तो उसका एक ही कंपोनेंट है, दैट इज वाई कंपोनेंट। लेकिन यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स है ये एक्स वाई प्लेन में है। अगर हमारे पास कुछ एक्स वाई प्लेन में है फोर्स तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, कौन से दो, एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, वेरी गुड। तो यहाँ पे एज यू विल सी ये हो गया उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट, और ये हो गया उसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये आ गया वर्टिकल कंपोनेंट। तो horizontal components they are equal in direction, sorry opposite in direction but equal in magnitude, क्या करेंगे, cancel out। और vertical components they are pointing upwards, वो opposite नहीं है in direction, तो वो cancel होंगे क्या, नहीं, तो they will add up in vertically upward direction, very good। अब according to your argument कि बी में ज्यादा प्रेशर क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपने बोला इसमें वेट ऑफ द लिक्विड सबसे ज्यादा है, सही है ना, करेक्ट। लेकिन डू यू सी, इफ यू नोटिस, ये जो वेट ऑफ द लिक्विड होता है ना एम जी, ये वेट है, वेट ऑफ द लिक्विड। तो इन केस बी, इन वेसल बी वेट है डाउनवर्ड्स, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स है वो है अपवर्ड। तो जब दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हो, इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं बोल रहा हूं, फॉर एग्जांपल आप 10 किलोमीटर ईस्ट गए और 2 किलोमीटर वेस्ट गए, तो व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट, 8 किलोमीटर ईस्ट, वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो यहाँ पे कुछ फोर्स ऊपर है बाकी फोर्स नीचे है, तो नेट फोर्स इज डाउनवर्ड्स। बोलोगे अपवर्ड क्यों नहीं, अरे अपवर्ड होता तो पानी से ऊपर जाता, जा रहा क्या ऊपर, नहीं। तो कोई भी चीज ऊपर तब जाती है जब नेट फोर्स अपवर्ड है, यहाँ पे नेट फोर्स है डाउनवर्ड, राइट। तो डू यू सी, यहाँ पे वेट ज्यादा था लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन के अपवर्ड कंपोनेंट्स है उसने इफेक्टिव वेट को कर दिया कम, क्योंकि अपवर्ड फोर्स आ गया। यहाँ पे था क्या अपवर्ड फोर्स, यहाँ पे जो भी था वो था डाउनवर्ड्स। तो यहाँ पे प्रेशर आया प्योरली ड्यू टू वेट, लेकिन इन वेसल बी प्रेशर इज ड्यू टू इफेक्टिव वेट। इफेक्टिव वेट मतलब वेट माइनस नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा होगा नहीं, तो प्रेशर इन ए एंड प्रेशर इन बी विल बी सेम। जो तुमने बोला बिल्कुल सही बोला कि प्रेशर इन बी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड का वेट ज्यादा है, होता नहीं है बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन प्रेशर में कंट्रीब्यूट करता ही नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इफेक्टिव वेट को कम कर देता है एंड इट मेक्स द प्रेशर सेम एज इन दैट केस ऑफ ए। अब तीसरा केस, ये सारा थ्योरी डिटेल आपको नोट्स में दिया है अच्छे से, तो आई विल नॉट राइट डाउन थ्योरी हियर क्योंकि नॉट रिक्वायर्ड, जहां रिक्वायर्ड है वहां पर मैं लिखूंगा। गोइंग बैक, ओवरशूट हो गया, ओके। नाउ गोइंग टू दिस केस 3, वेसल नंबर सी। नाउ एज पर योर आर्ग्यूमेंट, आपके बोलने के हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए था सबसे कम प्रेशर। फिर वही स्टोरी रिपीट होगा, एवरी एक्शन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे जो रिएक्शन है नॉर्मल रिएक्शन वो ऐसा आएगा, और ये जो नॉर्मल रिएक्शन है इसके वापस से हो जाएंगे दो कंपोनेंट, एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ओनली डिफरेंस इज दैट कि पिछले केस में जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो वर्टिकली अपवर्ड था, यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वर्टिकली डाउनवर्ड्स है।
और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स है वो तो हो जाएंगे कैंसल, बिकॉज दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. वेरी गुड. बट इफ यू सी वर्टिकल कंपोनेंट्स, दे आर पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स तो कैंसिल हो गए, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन के वर्टिकल कंपोनेंट्स दे आर पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. तो ये जो वेट था नीचे mg, उसमें नॉर्मल रिएक्शन के वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड. पिछले केस में क्या हुए थे, सब्ट्रैक्ट. तो इवन दो यहाँ पे सबसे कम मास ऑफ लिक्विड था, मतलब वेट सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वेट बढ़ गया बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर है, इफेक्टिव pressure is due to weight plus normal reaction. Thus, in all the three cases, you will find that the pressure is same, but provided तीनों का base area होना चाहिए same, provided तीनों में same liquid होना चाहिए, provided तीनों में liquid का same height होना चाहिए. नहीं तो एक में height ज्यादा है, एक में कम है. एक में तुमने रखा पानी, जिसमें भर दिया mercury. Mercury is, 13.6 times denser compared to water. So all these three containers must have same base area, they must have same fluid and filled up to same height. That is known as hydrostatic paradox. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक्सट्रीमली सिंपल. और मैंने नोट्स में और यहाँ पे एकदम सिंपल ही करके दिया. टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा घुमा फिरा के बातें थी. एक्सपेक्टेशन, रियलिटी, explanation, done. That is how you are supposed to write down hydrostatic paradox. Are that clear? So now let us move towards a very very interesting topic. यहाँ से आगे थोड़ा सा इक्वेशन स्टार्ट होंगे थोड़े से, और बहुत इंटरेस्टिंग है. ये आप एक्सपेरिमेंट कहीं पे भी कर सकते हो, इनसाइड योर ओन रूम, विदाउट एनी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट. आई गिव यू जस्ट एन एग्जांपल. मैंने दिया भी था एक एग्जांपल आपको, जब मैं सिलेबस को इंट्रोड्यूस कर रहा था तब मैंने बताया था. आई टोल्ड यू, मैंने खुद के घर का एग्जांपल दिया था. मेरा घर है ना, ट्रेन जैसा है, सीधा 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 सीधा. एक रूम, फिर दूसरा रूम, फिर तीसरा रूम. तो एक रूम को 2 दरवाजे लगते हैं, तो 4 रूम को 5 डोर्स है. नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज, दिस इज कैन बी आल्सो वेरी स्केरी, हॉरिफाइंग, है ना, बहुत डेंजरस भी हो सकता है कभी कभी. अगर डोर क्लोज्ड है, जैसे ये क्लासरूम है, डोर क्लोज्ड है, एसी फैन सब कुछ बंद है, तो इसमें जो एयर है दैट इज फ्लूइड, एंड दैट फ्लूइड इज एट रेस्ट. तो जैसे ही आप फ्लूइड, एनक्लोज्ड फ्लूइड, ये पहला कंडीशन है, द फ्लूइड शुड बी एनक्लोज्ड, मतलब कंटेनर के अंदर बंद होना चाहिए, और फ्लूइड शुड बी एट रेस्ट. जैसे ही आप एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट में एक जगह पे प्रेशर चेंज करते हो, तो दरवाजा ओपन या क्लोज करना मतलब प्रेशर चेंज करना. तो जैसे ही आपने प्रेशर चेंज किया, दैट चेंज इन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इंस्टेंटली एंड अनडिमिनिश्ड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द फ्लूइड. मतलब फॉर एग्जांपल, ये क्लासरूम है, यहाँ पे एयर है विच इज एट रेस्ट, और ये दरवाजे को मैंने बंद करके रखा था. तो अगर मैंने इसको ओपन किया, मतलब प्रेशर चेंज किया, तो ये चेंज इन प्रेशर हर जगह पे पहुंचेगा. इनफैक्ट यू ऑल्सो फील, आपको लगता है थोड़ा सा विंड आ गया, राइट? वो कर भी सकते हो, यू कैन डू इट नाउ. आई विल नीड योर हेल्प, लेट अस ट्राई. मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि फैंस और एसी चालू है. डिड आई क्लोज दिस वन? इसका सिर्फ कड़ी थोड़ा सा ओपन कर दो, थोड़ा सा, डोर मत ओपन करना, जस्ट स्टैंड देयर, वहीं पर रुको. किया? यस. अभी एक झटके से दरवाजा को ओपन करो, क्विक, फास्ट. यू सी, डू यू सी? हाँ. वहां पे कोई घोस्ट नहीं है. व्हाट हैपेंड इज, यहाँ पे प्रेशर जैसे चेंज हुआ, दैट चेंज इन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इंस्टेंटली एंड अनडिमिनिश्ड. मतलब यहाँ पे 1 पास्कल का प्रेशर अगर चेंज हुआ, तो वो 1 पास्कल चेंज हर जगह पे जाएगा और इंस्टेंटली जाएगा. एंड यू सी दिस डोर वाज, इट गॉट ओपन ऑन इट्स ओन, राइट? तो ऐसा खिड़की के साथ भी होता है. यू ओपन दिस, अभी अगर खिड़की ओपन करोगे करोगे और यहाँ से डोर ओपन किया, तो जो पर्दा है ना, वो सीधा अंदर की तरफ प्रेस होगा ऑन इट्स ओन. तो व्हाट हैपेंड विथ मी वाज, अभी तो समझ में आता है, पास्कल लॉ है. I was in, I think in 12th or first year of my graduation. दिसंबर में जोरदार बारिश हो रही थी,
रात में, और आई यूज टू लिव अलोन, मेरा तो पूरा लाइफ ही अकेले अकेले ही गया है। बिकॉज ऑफ विंड, पहला दरवाजा खुला और जो ट्रेन है वो इन लाइन 5-6 खट 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 खट, तो थोड़ा सा तब नहीं समझ में आया। then I started reading कि ऐसा क्यों हुआ, then I realized something called as Pascal's law. So there is something called as Pascal's law. तो देखो Pascal's law, I'll keep it very simple. मतलब enclosed fluid होना चाहिए कंडीशन 1, एट रेस्ट होना चाहिए नंबर 2, और अगर आप प्रेशर चेंज करते हो तो किसी भी कॉर्नर में प्रेशर चेंज करो एंड दैट चेंज इन प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड इंस्टेंटली एंड अनडिमिनिश्ड थ्रू आउट दिस enclosed fluid at rest. So pressure applied to any part of enclosed fluid at rest, pressure applied या pressure changed to any part of enclosed fluid at rest is transmitted instantly and undiminished to every portion of the fluid and to the walls of the vessel. तो इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया है। तो व्हाट आई हैव डन हियर इज, यहाँ पे एक कंटेनर है जिसमें एक फ्लूइड है एट रेस्ट, इसमें मैंने 4 आपको पंप दिखा है, पंप एक ही है बाय द वे, पी इज पंप जहां से प्रेशर चेंज होगा, और ए बी एंड सी आर प्रेशर मीटर्स, जैसे यहाँ पे प्रेशर मीटर लगाया था ना पिछले डायग्राम में, याद है ये, वैसे ही आपके पास यहाँ पे 3 प्रेशर मीटर्स है जो प्रेशर मेजर करेंगे। और ये पंप, बेस्ट वे टू इमेजिन दिस पंप इज, वो ऑटो रिक्शा पे इफ यू हैव सीन हॉर्न होता है, दैट इज प्रेशर पंप, दैट इज एक्चुअली प्रेशर पंप। तो यहाँ पे जैसे तुम प्रेशर पंप प्रेस करोगे, एज सुन एज यू चेंज द प्रेशर यू विल इमीडिएटली नोटिस जितना प्रेशर यहाँ से चेंज हुआ, इंस्टेंटली यू विल फाइंड कि ए बी और सी तीनों प्रेशर मीटर में इमीडिएटली यू विल फाइंड देयर इज सम चेंज इन प्रेशर, राइट। और ये प्रेशर पंप आप और एक जगह पे यूज करते हो, केमिस्ट्री के लैब में, ये पिपेट्स होते हैं, आपको कोई एसिड को कंटेनर से निकालना होता है, तो दोस काइंड ऑफ पंप्स। तो यहाँ पे एक पंप लगाया है, गुड। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज, अरे थोड़ा ध्यान दो, इसका एप्लीकेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, दिस टू इंटरेस्टिंग, तो ध्यान होना चाहिए यहाँ पे। तो हमने व्हाट वी हैव डन इज वी हैव टेकन अ फ्लूइड, सो कंसिडर अ फ्लूइड एट रेस्ट इन अ कंटेनर एज शोन इन फिगर. The container is fixed with 3 pressure meters A, B, and C and a pressure pump P, from which pressure can be changed. When the pressure is changed with the help of this pump, it is seen that the pressure in all the 3 pressure meters changes by the same amount instantly. That is due to Pascal's law. अब Pascal's law इतना ही है, लेकिन इसके applications are very good. तो वी विल डिस्कस फर्स्ट एप्लीकेशन टुडे, फिर हम जाएंगे अगले एप्लीकेशन पे बाद में। तो एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, बातें करना बंद करो। डू यू नो व्हेन you speak, your throat generates vibrations, and vibrations are sound wave, और sound wave basically क्या करता है, प्रेशर वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। और क्योंकि हम लोग एक कंटेनर में है जहाँ पे फ्लूइड एट रेस्ट है, जहाँ पे पास्कल्स लॉ एप्लीकेबल है, तो एज सून एज योर थ्रोट जनरेट चेंज इन प्रेशर, इट रीचेस एवरीवेयर इंस्टेंटली, इट ऑल्सो रीचेस माई ईयर, और वो कान को भी वाइब्रेट करवाता है फिर, एंड दैट प्रोसेसेस सेंड्स द सिग्नल इनटू माय ब्रेन। मेरा ब्रेन बोलता है कि ये नॉइज आ रहा है, नॉइज। यू नो व्हाट इज सिग्नल एंड नॉइज? सिग्नल इज वांटेड साउंड। मैं 1 घंटा खड़ा रह कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ दैट इज वांटेड, मतलब उसको बोलते हो सिग्नल, एक्सपेक्टेड नॉइज, एक्सपेक्टेड साउंड। और जो अनएक्सपेक्टेड साउंड होता है उसको पता है क्या बोलते हैं? नॉइज। So you should know that when you speak, you are actually generating noise, which is unwanted sound. So let us go to first application. Very interesting. इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सिंपल है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट मतलब फॉर एग्जांपल गाड़ी को लिफ्ट करना है, लिफ्ट करा दे,
ऊपर हेवी व्हीकल्स को लिफ्ट करना है, अगर हेवी व्हीकल्स मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रक्स, बिग बिग व्हीकल्स जिसका 10 टन 15 टन का वेट हो, इट इज नॉट इजी, देयर इज नो शक्तिमान यार आएगा उठाएगा ऐसा. So you have to make some machines, and those machines basically work on some principles, some laws of physics. तो सबसे पहला hydraulic lift जिसमें we lift heavy vehicles by using Pascal's law. तो what we do is, तो सब देखो अभी एग्जाम में लिखना कैसे मैं वो भी बताऊंगा. आई विल टेल यू दैट इन द नेक्स्ट सेशन. फिलहाल तुम समझ लो. आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू राइट ईच पॉइंट इन एग्जाम, बट फिलहाल समझ लो. पास्कल्स लॉ अप्लाई करना है. पास्कल्स लॉ का कंडीशन क्या था? यू शुड हैव एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट. तो हमने एक बेसिकली चेंबर बना लिया, टैंक है टैंक, इसमें हमने एक फ्लूइड भर दिया, और हमको पता है सबसे सस्ता फ्लूइड और फ्रीली अवेलेबल है वाटर, तो वी यूज वाटर. आइडियली आइडियली कोई और लिक्विड यूज करना चाहिए था, लेकिन बाकी लिक्विड्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, और खासकर तो हमारे कंट्री में पानी फ्री है तो पीपल यूज वाटर. तो वेर एवर यू गो यू विल फाइंड वाटर. तो यहाँ पे हमारे पास एक टैंक है जिसमें वाटर है, और टैंक में दो चेंबर्स किए हैं. यू विल सी टू चेंबर्स, आई विल शो यू दिस टू चेंबर्स. तो यू हैव टू चेंबर्स. इन दो चेंबर के ऊपर दो पिस्टन है. एक है पिस्टन S2, ये है पिस्टन S1. और इंटेंशनली पिस्टन S1 का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है कंपेयर टू पिस्टन S2. सो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है फिर? हाइड्रोलिक लिफ्ट इज नथिंग बट अ टैंक filled with some fluid like water, correct? Right? And then it consists of two pistons S1 and S2, such that the area of S1, that is A1, इस piston का जो area है A1, it is very very less compared to area A2 of piston S2. Remember, पास्कल्स लॉ को अप्लाई करने का कंडीशन क्या था? फ्लूइड शुड बी एनक्लोज्ड. हो गया एनक्लोज्ड, अंदर टैंक है, इट इज नॉट ओपन टू एयर. द फ्लूइड शुड बी एट रेस्ट. ये है एट रेस्ट. अब हम लोग क्या करते हैं, हमको जो भी हेवी व्हीकल को लिफ्ट करना होता है उसको S2 पिस्टन के ऊपर रख देते हैं, और यहाँ पे एक स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं डाउनवर्ड्स. लेट अस से F1. तो F1 is the small force which is applied at piston S1, and this F1 force is downward force. जैसे तुमने यहाँ पे फोर्स लगाया तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बन गया? प्रेशर P1. एंड अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, change in pressure in any of the corner will be transmitted instantly and undiminished. तो ये प्रेशर P1 यहाँ पे आके बन जाएगा प्रेशर P2. ये फोर्स F1 यहाँ पे हो जाएगा फोर्स F2. ये F1 था डाउनवर्ड फोर्स, F2 बन जाएगा अपवर्ड फोर्स. बट अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, प्रेशर P1 शुड बी इक्वल टू P2. मैंने अभी बताया, एक कॉर्नर में प्रेशर चेंज करोगे तो दैट प्रेशर विल बी ट्रांसमिटेड एज इट इज अनडिमिनिश्ड. तो जितना प्रेशर P1 यहाँ पे है उतना ही प्रेशर P2 यहाँ पे भी है. तो P1 इक्वल टू P2. व्हाट इज P1? फोर्स अपॉन एरिया. तो F1 बाय A1 इक्वल टू F2 बाय A2. तो F2 इज इक्वल टू A2 बाय A1 इंटू F1. फिर इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया. बट इफ यू रिमेंबर, A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1. ये जो पिस्टन S2 था इसका एरिया बहुत बड़ा है कंपेयर टू S1. तो A2 बाय A1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1. A2 बाय A1 अगर वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है तो F2 व्हाट इज F2? A2 बाय A1. लेकिन दिस इटसेल्फ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1. बराबर ना? तो जिनको प्रोपोर्शनलिटी रेशियो समझ में नहीं आते, हाँ सुन के लिए एक काम करो, अगर आपको लगता है कि नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है तो वैसा मत लिखो, ऐसा लिखो. अभी चलेगा ना ऐसा? पक्का? तो A2 बाय A1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1. इसका मतलब क्या हुआ? F2 बाय F1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, क्योंकि A2 बाय A1 इज इक्वल टू F2 बाय F1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1. मतलब F2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन. व्हाट हैज हैपेंड भी, यहाँ पे 15 टन का गाड़ी रख दिया, उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर लेके जाना है, तो इट रिक्वायर्स वेरी लार्ज फोर्स.
उतना लार्ज फोर्स अगर हम जनरेट करने गए, पहली बात तो इजीली होता नहीं है, नंबर 2 हो भी गया तो इट विल कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ज्यादा बिल आएगा। तो हम क्या करते हैं, नीचे एक चेंबर बना देते हैं, उसमें लिक्विड भर देते हैं, यहाँ पे एक छोटू सा फोर्स नीचे आया, पास्कल्स लॉ, ये ऊपर, तो ये छोटा सा फोर्स बन गया बहुत बड़ा फोर्स, तो F2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन F1 एंड दिस इज नोन एज हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब हाइड्रोलिक लिफ्ट का ही स्ट्रक्चर यूज करके वी मेक समथिंग कॉल्ड एज हाइड्रोलिक प्रेस। तो मैं कल वापस करूंगा ये, लेकिन अब अभी कर ही रहे हैं ना, आज तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो इस हाइड्रोलिक लिफ्ट में ही एक छोटा सा चेंज करते हैं, यहाँ पे S2 पिस्टन के ऊपर एक फिक्स्ड प्लेटफॉर्म डाल देते हैं M, फिक्स्ड, ये फिक्स है, इट कैनॉट मूव, राइट। और सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन, आपको पता है कॉटन को थ्रेड्स में कन्वर्ट करने के लिए कॉटन को प्रेस करना पड़ता है, ये तो वेरी ह्यूज फोर्स। या फिर एरोप्लेन शिप ये जो बनता है, उसकी जो बॉडी होती है, दैट इज मेटल बॉडी, राइट, एंड मेटल, थिन मेटल शीट्स, ये है ना यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है, यू सी दिस इज थिन मेटल शीट। मेटल को थिन कैसे बनाया, हथौड़ी मार के, माइक्रोस्कोप लेके बैठे थे, चलो चलो उसको पीटेंगे ऐसा फ्लैट होगा, ऐसा नहीं होता है। यू कैन नॉट मेक थिन प्लेन मेटल शीट्स जस्ट लाइक दैट। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक फिक्स प्लेटफॉर्म लगा देते हैं हम लोग M, यहाँ पे एक छोटा सा विंडो लगा देते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट करना होगा सोयाबीन तो सोयाबीन यहाँ डाल दो, सनफ्लावर तो सनफ्लावर डाल दो, कॉटन या फिर मेटल शीट्स, यू पुट मेटल इनसाइड, यू पुट सोयाबीन इनसाइड, फिर छोटा सा फोर्स यहाँ लगाया, क्या होगा, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू लार्ज फोर्स, और इसके अंदर जो भी मटेरियल होगा इट गेट्स प्रेस, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। सिंपल, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक प्रेस में यही एक डिफरेंस है, देयर इज अ फिक्स प्लेटफॉर्म M अबोव पिस्टन S2। गुड, डन। तो बाकी का कल देखेंगे।